प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इस कक्षा में किसी घटना के घटित होने की संभावना पर आधारित गणित के अध्याय प्रायिकता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम प्रायिकता का अर्थ जानेंगे। प्रायिकता का अर्थ क्या है? किसी परीक्षण को करने में किसी घटना के घटित होने की संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता को अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। प्रायिकता की परिभाषा, प्रायिकता का अर्थ समझने के उपरांत गणित की शाखा में प्रायिकता को किस प्रकार से जोड़ा गया, इस प्रायिकता का इतिहास क्या है, इसे हम थोड़ा जानने का प्रयास करें। हम जानेंगे प्रायिकता का इतिहास। 17वीं शताब्दी में यूरोप के उद्योगपतियों, व्यापारियों तथा जुआरियों ने अपने व्यवसाय तथा धंधे में लाभ प्राप्त करने के लिए तत्कालीन गणितज्ञों से चर्चा की। गणितज्ञों द्वारा समाधान हेतु गणितीय विधियों द्वारा विकास किया गया। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में बर्नौली का सिद्धांत बना, परंतु यूरोप के निवासियों के लिए वो संतोषप्रद नहीं रहा, उन्हें संतोषप्रद उपलब्धि नहीं प्राप्त हुई। 20वीं शताब्दी में आर.ए. फिशर महोदय ने प्रायिकता पर आधारित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो यूरोप में गणित के विकास में एक क्रांति ला दिया। उसी समय से गणित के शाखा में प्रायिकता को जोड़ लिया गया, संयोजित कर लिया गया। प्रायिकता को जोड़ने के उपरांत उनके अध्ययन सामग्रियों पर विचार किया हमारे गणितज्ञों ने। विचारोपरांत यह बात सामने आई कि बिना अध्ययन सामग्री के हम उस अध्याय का अध्ययन नहीं कर सकते। आइए हम देखते हैं प्रायिकता पर आधारित अध्ययन सामग्री के विषय में। अध्ययन सामग्री में कुछ विशेष अध्ययन सामग्रियों को हम रखते हैं, जैसे सिक्का, पाशा, ताश की गड्डी तथा विभिन्न रंगों वाली समान आकृति की गेंदें। आइए हम इन सिक्का को देखें। सिक्का 1 रुपए का सिक्का हमारे सामने दिख रहा है। सिक्का एक गोलाकार आकृति वाला 2 फल की आकृति का सिक्का होता है, जिसके 2 फलक, एक शीर्ष दूसरा पुंछ के नाम से जाना जाता है। शीर्ष को हम अंग्रेजी में हेड तथा पुंछ को अंग्रेजी में हम टेल कहते हैं। अंग्रेजी के शब्दों के प्रथम अक्षर को यच और टी से देखा जाता है। यच और टी से देखने के उपरांत हम इन्हें बोलचाल की भाषा में, अपनी प्रायिकता की भाषा में इन्हें हम चित्त और पट के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, सिक्का आपके सामने दिख रहा है। जो सिक्का का चित्र है, ठीक वही सिक्का मेरे हाथ में है। सिक्का के एक हिस्सा को हम चित्त, दूसरे हिस्सा को हम पट कहते हैं। हम इस चैप्टर के आगे जब अध्ययन करेंगे, सिक्का पर आधारित जितने भी प्रश्न लिए जाएंगे, सभी प्रश्न चित्त और पट पर आधारित होंगे, हेड और टेल पर आधारित होंगे। आइए हम अपने दूसरे अध्ययन सामग्री की ओर चलते हैं। दूसरा अध्ययन सामग्री है हमारा पाशा। यहाँ देख रहे हैं पाशा। पाशा, सिक्का, ताश की गड्डी, ये गेंद, ये सभी हमारे यूरोप के जुआरियों ने सबसे पहले प्रमुखता से इसका प्रयोग किया था। आज हम उसे अध्ययन सामग्री के रूप में ले रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये है पाशा हमारा। पाशा को जब हम पकड़ते हैं, ये 6 फल की आकृति होती है। इस 6 फल की आकृति में पाशा के जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, एक सिरे पर, एक फलक पर 6 चिन्ह, दूसरे फलक पर 2 चिन्ह, तीसरे फलक पर 5 चिन्ह, चौथे फलक पर 4 चिन्ह, किसी पर 2 चिन्ह, किसी पर 1 चिन्ह बने हुए हैं। ये पाशा आपके सामने घूमता हुआ दिख रहा है।
पासा को हम उछालने का प्रयास करते हैं। इस डिब्बी में रख करके हम इसे उछालने का प्रयास करते हैं, गिराने के उपरांत पासा का कोई एक फलक हमारे ऊपर होती है, शेष फलकें किनारे और नीचे तल में होती हैं। आइए हम अपनी तीसरी सामग्री की ओर चलें। तीसरी सामग्री हमारा ताश की गड्डी है। हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारे यूरोप देश के लोगों ने ताश की गड्डी को अपने जुआ खेलने के प्रकरण में इसका उपयोग किया करते थे। ताश की गड्डी के कुल 52 पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी के कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 13 पत्तों की एक बंच बने हुए होते हैं। देख रहे हैं हम 13 पत्तों के बंच बनाकर रखे हुए हैं। इन बंचों को, ताश की गड्डी के इन बंचों को आपके सामने ब्यौरा दिया हुआ है। ताश की गड्डी के कुल 52 पत्ते हैं और 52 पत्तों में 13 पत्ते हुकुम के, 13 पत्ते पान के, 13 पत्ते ईंट के तथा 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं। इस ताश की गड्डी 13 की गड्डियां मैंने आपको बता रखा है कि ये 13 की गड्डियां बनी हुई हैं आपके सामने। जैसे ये गड्डी आपकी चिड़ी की है, ये गड्डी आपकी हुकुम की है, ये गड्डी आपके ईंट की है, ये गड्डी आपकी पान की है। पान की आकृति के चित्र भी बने हुए हैं जिसे हम पहचान भी सकते हैं इन्हें। इन चारों गड्डियां जो हमारे 13 पत्तों के ताश की गड्डियां बनी हुई हैं, इन ताश की गड्डियों के 13 पत्तों में से 13 पत्तों में से 3 पत्ते जो हैं रंगीन पत्ते हैं, विशेष रंग के हैं, उनके विशेष नाम से जाना जाता है। 3 इसमें से, 3 दूसरी गड्डी से, 3 तीसरी और 4 इस प्रकार से कुल इन चारों गड्डियों में से 3 पत्ते फेस कार्ड के नाम से जाने जाते हैं। जी, फेस कार्ड के नाम से जाने जाते हैं। और उन 12 पत्तों में से 6 पत्ता लाल रंग का और 6 पत्ता काले रंग का होता है। इसे आप देख रहे हैं, इसके ऊपर के ये 3 पत्ते जो हैं, 3 पत्ते आपके फेस कार्ड इसमें से भी होंगे, इसमें से भी होंगे। अब 3 के गुणन से हम 12 पत्ते जो पाते हैं, उसमें मैं आपको बताया ये 6 लाल और 6 काले, कुल 12 होते हैं। अब हमारे सामने ये प्रश्न खड़ा है कि ये 12 पत्ते होते किसके हैं? बच्चों, ये 12 पत्ते बादशाह, बेगम और गुलाम के नाम से जाने जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न उठता है कि ये पूरी गड्डियों में क्या यही 12 पत्ते रंगीन हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इन ताश की गड्डी में 52 पत्तों में से 13 पत्ते पान और 13 पत्ते ईंट के होते हैं। जो कुल 26 पत्ते हैं, ये सभी 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार जो बचे हुए 26 पत्ते हैं, उनमें भी ये 13 पत्ते हुकुम के और 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं। जो ये भी दोनों मिलकर के 26 पत्ते होते हैं और ये भी 26 पत्ते काले रंग के होते हैं। इस प्रकार से हम स्पष्ट कह सकते हैं कि 52 पत्तों में 26 पत्ते लाल और 26 पत्ते काले रंग के। अंत में हम सहायक सामग्री के रूप में कुछ गेंदों को भी लेते हैं जो समान आकृति की और विभिन्न रंगों वाली होती हैं, जिसके कुछ नमूने आपके सामने दिए जा रहे हैं। लाल रंग का, पीला रंग का, सफेद रंग का, हरा भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, काला भी हो सकता है। इस प्रकार से जो भी गेंदें हमको ली जाएंगी, ये सभी समान रंग की गेंदें होंगी, समान आकृति वाली होंगी, विभिन्न रंगों वाली होंगी। इन्हें पढ़ने के उपरांत, सहायक सामग्री के उपरांत बात आती है कि प्रायिकता को समझने के लिए हमें कुछ क्रियाकलाप करने हैं, कुछ परीक्षण करने हैं, कुछ प्रयोग करने हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि ये परीक्षण प्रयोग है क्या। परीक्षण या क्रियाकलाप वे क्रियाएं जो घटित घटना का परिणाम उत्पन्न करती हैं, परीक्षण कहलाती हैं, प्रयोग कहलाती हैं। ये परीक्षण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला परीक्षण निश्चयात्मक परीक्षण और दूसरा परीक्षण यादृच्छिक परीक्षण के नाम से जाना जाता है। यादृच्छिक परीक्षण पर ही हमारी पूरी प्रायिकता का अध्याय निर्भर है।
इसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। आइए सबसे पहले निश्चयात्मक परीक्षण। निश्चयात्मक परीक्षण ऐसा परीक्षण है जिन्हें समान परिस्थितियों में दोहराए जाने पर हमेशा एक समान परिणाम प्राप्त होता है। निश्चयात्मक परीक्षण के नाम से जाना जाता है। जैसे इस पासे को हम लें, पासे को हम उछालें, पासे को उछालने के बाद जो ये पासे के तलों पर 6 चिन्ह बने हुए हैं उनमें से कोई एक ही चिन्ह हमको सामने से दिखेगा, अर्थात एक ही निश्चित परिणाम प्राप्त होगा। प्यारे बच्चों, यदि हम सिक्के को उछालें तो सिक्के उछालने के उपरांत इसके 2 तल वाले हैं सिक्के, या तो चित्त या तो पट, इसमें से कोई एक ही तल सामने से दिखेगा, अर्थात उसका भी एक निश्चित परिणाम होगा। इसलिए यह निश्चयात्मक परीक्षण के अंतर्गत रखा गया है। आइए हम बढ़ते हैं अपने रैंडम एक्सपेरिमेंट की ओर, यादृच्छिक परीक्षण की ओर। यादृच्छिक परीक्षण ऐसा परीक्षण जिन्हें समान परिस्थितियों में दोहराए जाने पर परिणाम भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, उस ऐसे यादृच्छिक परीक्षण या रैंडम एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे इस ताश की गड्डी को उठा लीजिए, ताश की गड्डी को व्यवस्थित ढंग से इसे फेंट लिया जाए, जैसे जुआरी उसको फेंटा करते हैं, इसको व्यवस्थित ढंग से फेंट लिया जाए और फेंटने के बाद उसमें से कोई एक पत्ता उठा लिया जाए तो उस 52 पत्तों में से वह कौन सा पत्ता है यह हमें आश्वस्त नहीं हो सकते। इसलिए ये जो है यादृच्छिक परीक्षण के अंतर्गत आता है। इसी के साथ अब हम चलते हैं किसी परीक्षण अथवा प्रयोग जो करने के उपरांत कुछ क्रियाएं घटित होती हैं, कुछ परिणाम घटित होते हैं। उस घटित होने वाले परिणाम को हम घटना कहते हैं। हम जानते हैं घटित होने वाले परिणाम को ही हम घटना कहते हैं। तो आइए घटना के विषय में जानते हैं। घटना क्या है? घटना उस प्रयोग के परिणामों का संग्रह है। घटना को अंग्रेजी में इवेंट नाम से जाना जाता है और इसी इवेंट के प्रथम अक्षर को ई को, अंग्रेजी के बड़े अक्षर ई को निकाल लिया जाता है और उसी से हम इस घटना को प्रदर्शित करते हैं। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। इस घटना के एक आध उदाहरण के स्वरूप देखें। पासे को फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होना। प्यारे बच्चों, पासा जैसा मैंने कहा, आप इस डिब्बी में रखने के बाद उछालेंगे तो इसमें 1 से लेकर के 6 तक के नंबर्स दिखेंगे आपको। 1 से 6 तक के बीच में कुछ हमारी सम संख्याएं होंगी, कुछ हमारी विषम संख्याएं होंगी। तो सम संख्या लिखा जा रहा है, पासे को फेंकने सम संख्या का प्राप्त होना भी एक घटना है। और सम संख्या है कितनी? उसमें 1 से 6 के बीच 2 है, 4 है और 6 प्राप्त होते हैं। यही 3 हमारी सम संख्या की गणना में। आइए अब हम देखते हैं इस घटना के क्रम को आगे बढ़ाते समय परीक्षण अथवा प्रयोग करने में जो घटना उत्पन्न होती है वो सामान्य घटना नहीं बल्कि कई घटनाएं होती हैं। और कई घटनाओं के ब्यौरा हम देखेंगे आगे। सबसे पहली घटना हमारी है, सबसे पहली घटना के रूप में हम लिखते हैं प्रारंभिक घटना। प्रारंभिक घटना क्या है? वह घटना जिसका एक परिणाम प्राप्त होता है। जैसे सिक्का को उछालने पर कोई एक ही परिणाम आएगा, चित अथवा पट। आप सामने देख रहे हो, मैंने कहा सिक्का के 2 फलक हैं, एक सामने एक पीछे, एक हेड और एक टेल, एक चित और एक पट। उनमें से हम किसी तरह से इसको उछालेंगे, जब हमारी हथेली अथवा जमीन पर गिरेगा तो केवल एक ही परिणाम प्राप्त होगा। उस एक परिणाम प्राप्त होने वाली समस्त घटनाएं प्रारंभिक घटना के अंतर्गत रखी जाती। घटना के क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरी घटना के नंबर में आता है मिश्र घटना। मिश्र घटना इसी प्रारंभिक घटना से जुड़ी हुई है, जहां 2 घटनाएं, 2 या 2 से अधिक घटनाएं एक साथ प्रारंभिक घटनाएं घटित होती हैं, उन्हें हम मिश्र घटना के नाम से जानते हैं। जैसे इसी सिक्के को लिया जाए, इसी एक सिक्के को लिया जाए, सिक्का को एक बार उछालें, आने दें जमीन पर, उस पर जो चित अथवा पट आया नोट करें, दोबारा पुनः उछालें, पुनः चित और पट को नोट करें, अथवा इन 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए और उछालने के उपरांत इनमें आए हुए चित और पट की अंकित
मान को ऊपर जो आए हुए हैं उन्हें नोट किया जाए। हम देखते हैं कि उससे जो है भिन्न भिन्न परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, वो मिश्र घटना के अंतर्गत आते हैं। आइए अब चलते हैं आगे की ओर। जो तीसरा प्रांत है हमारा असंभव घटना, ऐसी घटना जिसके घटित होने की संभावना ही न हो, असंभव घटना की कैटेगरी में रखा जाता है, उसकी श्रेणी में रखा जाता है। जैसे यदि हम पासे को उछालें और कहें पासे को उछालने पर 7 का प्राप्त होना, प्यारे बच्चों हम जानते हैं पासा में 7 होता ही नहीं, इसलिए 7 आएगा ही नहीं, वो हमारी असंभव घटना के अंतर्गत आएगा। उसके तुरंत बाद हम पहुंचते हैं निश्चित घटना पर। पहले हम असंभव को सोच रहे थे और निश्चित पर आ गए। आइए निश्चित घटना, ऐसी घटना जो निश्चित रूप से होती है, जिसकी निश्चितता बिल्कुल श्योर है कि होगी ही होगी, वहां निश्चित रूप से होती है, वह घटना निश्चित घटना कहलाती है। यदि हम इसी पासे का उदाहरण लें, इस पासे को ही उछालें और पासे को उछालने के उपरांत देखें 7 से छोटी संख्या का प्राप्त होना। 7 से छोटी संख्या अर्थात 1 से 6, 1 से 6 तो निश्चित रूप से मिलेगी हमको, 7 भले नहीं मिलेगी, तो 1 से 6 प्राप्त होना ही हमारी निश्चित घटना का उदाहरण है। यही मैं आपको बताता चलूं, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, परंतु निश्चित घटना की प्रायिकता सर्वाधिक 1 होती है। हम आगे बताएंगे। चलते हैं, इसी क्रम में पूरक घटना का नाम आता है। पूरक घटना क्या है? मूल घटना के घटित न होने पर जो घटना घटित होती है उसे हम पूरक घटना के नाम से जानते हैं। परिभाषा से मैं स्पष्ट नहीं हो रहा है, उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। आते हम उदाहरण लेते हैं, पासा को ही उदाहरण लें। पासा को उछाला जाए, उछालने के बाद जब यह हथेली अथवा जमीन पर गिरे तो गिरने के उपरांत सम संख्या का प्राप्त होना। सम संख्या तो 2 3 ही है, 2 है, 4 है, 6 है, तो लेकिन हमारे पासा पर कुल 6 संख्याएं अंकित हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 3 जब सम निकल गई तो बची कितनी? विषम बची 3। तो विषम संख्या उस सम के सापेक्ष पूरक घटना के नाम से जानी जाएंगी। अगर हम पूरक घटना को मूल घटना मान लेते हैं तो सम संख्या हमारी पूरक घटना, जब पूरक घटना को हम मूल घटना मान के आगे बढ़ेंगे तो सम संख्याएं हमारी पूरक घटना हो जाएंगी। प्यारे बच्चों, इन घटना के क्रम को देखते हुए हम और आगे बढ़ें, लेकिन उसके पहले ये जाने कि घटना को ई अक्षर से, इवेंट में ई अक्षर से दिखाया गया था, तो पूरक घटना उसी का बिल्कुल सगा भाई आ गया, तो उसके हम किसे दिखाएंगे? पूरक घटना को इसी ई अक्षर से दिखाते हैं, परंतु इसके ऊपर एक बार का चिन्ह लगा देते हैं, थोड़ा सा अंतर कर देते हैं, चेहरा बदल देते हैं और बदलने के उपरांत ई बार से प्रदर्शित करते हैं। हम इस घटना के क्रम को पढ़ने के उपरांत हम आगे बढ़ते हैं घटना पर की प्रायिकता। घटना की प्रायिकता, चूंकि हम प्रायिकता के अध्ययन के समय ही शुरू किए थे, यह प्रायिकता घटना पर आधारित है, इसलिए घटना इसका नाम ही दिया गया है, घटना की प्रायिकता। और प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी में पी अक्षर से दिखाते हैं, घटना को ई अक्षर से दिखाते हैं, इसलिए घटना और प्रायिकता को एक साथ जोड़ते हुए घटना की प्रायिकता को पी इन ब्रैकेट्स ई से प्रदर्शित किया। घटना की प्रायिकता को जब हम सूत्र रूप में पिरोते हैं तो कहते हैं प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल। घटना के को जब सूत्र रूप में पिरोते हैं तो कहते हैं प्रायिकता बराबर होता है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे घटना के संभावित परिणामों की। घटना की प्रायिकता के सूत्र रूप में जब पिरोया गया तो हम प्रायिकता का को सूत्र रूप में देखते हैं, प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे घटना के संभावित परिणामों की संख्या। इन्हें संकेताक्षरों में जब प्रदर्शित किया जाता है तो संकेताक्षरों में प्रदर्शित करने के लिए घटना की प्रायिकता को पी से, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या को यानी ई से और संभावित परिणामों की संख्या को यानी यस से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से हमारा संकेताक्षरों में इसका सूत्र होता है
PE बराबर NE/NS। प्यारे बच्चों, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। घटना व पूरक घटना में संबंध। अभी हमने कहा कि दोनों एक दूसरे भाई हैं, घटना और पूरक घटना। आज हम उसके देखें एक दूसरे का संबंध। देखते हैं, घटना की प्रायिकता धन पूरक घटना की प्रायिकता बराबर 1। इससे अर्थ होता है कि दोनों का योगफल सर्वोत्तम 1 के बराबर ही होगा। और घटना से संबंधित ही है हमारी पूरक घटना भी। इन्हें जब हम संकेत अक्षरों में पिरोएंगे तो हमारा सूत्र होगा PE + PE बार = 1। इतने से नहीं स्पष्ट हुआ तो आइए हम इन्हें उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण पर देखें। उदाहरण रूप में हम जाने कि ताश की गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम एक क्रिया करेंगे, एक घटना घटित कराएंगे। वो घटना क्या है? हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। पहले ही मैं बता चुका हूं, ताश की गड्डी को दिखा भी चुका हूं आपको कि ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते हैं, जिसमें से 4 इक्के के पत्ते होते हैं। यह स्पष्ट है, 4 इक्के के पत्ते होते हैं। 4 में से एक इक्का आने का अनुकूल परिणाम होगा 4, क्योंकि 4 ही पूरे 52 पत्तों में से हम 4 ही जब इक्के के पत्ते हैं तो 4 ही बार खींच पाएंगे, अधिक बार हम उसे खींच नहीं पाएंगे। 4 ही हम 52 में से टटोलेंगे तो 4 ही पत्ते मिलेंगे, तो अनुकूल परिणाम हमारा 4 हुआ, तो 4 हो गया। अतः एक इक्का होने की प्रायिकता अपने सूत्र पर आधारित देखें, जहां P बराबर NE/NS है, तो उस सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो इक्का होने की जो प्रायिकता आएगी, अनुकूल परिणाम 4, संभावित परिणाम 52। हमें 4 को खोजने के लिए 52 पत्तों को टटोलना है, इसलिए संभावित परिणाम 52 हैं। इन्हें हम अगर कट करें तो हम पाते हैं 1/13, अर्थात इक्का होने की जो प्रायिकता है, इक्का के पत्ते होने की जो प्रायिकता है, वो है 1/13। इसी क्रम में अब तक हम लोग देख रहे थे प्रायिकता के सूत्र पर आधारित एक छोटा सा सवाल। हम अपने दूसरे सूत्र जो घटना और पूरक घटना पर आधारित था उस पर देखें, उसको ध्यान से समझें। तो किसी सिक्के को उछालने पर यदि उसके चित्त होने की प्रायिकता 0.4 दी गई है, तो पूछा जा रहा है प्रश्न में पट होने की प्रायिकता अथवा पूरक प्रायिकता जिसे कह रहे हैं, ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, हम आपको एक सूत्र दे चुके हैं। घटना की प्रायिकता धन पूरक घटना की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। उसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। घटना की प्रायिकता धन पूरक घटना की प्रायिकता = 1। अतः हमें पूरक घटना की प्रायिकता प्राप्त करनी है। इन्हें रख लें, घटना की प्रायिकता को पक्षांतर करें, सूत्र हमारा पुनः बन गया। पूरक घटना की प्रायिकता बराबर 1 ऋण घटना की प्रायिकता। पुनः हम आगे की ओर जाते हैं, मान रखेंगे। पूरक घटना की प्रायिकता 1 - 0.4 घटाने के उपरांत पूरक घटना की प्रायिकता हो गई 0.6। हम अब यहां भ्रमित होते हैं कि क्या हमारा उत्तर सही है अथवा गलत। तुरंत हम निर्णय ले लेते हैं, इस पूरक घटना की प्रायिकता को और घटना की प्रायिकता को जोड़ दिया जाए। पुनः यदि हम 1 प्राप्त कर लेंगे तो यह इससे स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा उत्तर सही है। इस क्रम में अब तक पूरे अपने क्लास में हमने प्रायिकता के विषय में अध्ययन किया। प्रायिकता क्या है, प्रायिकता का अर्थ क्या है, उसका गणित के साथ सापेक्ष में इतिहास कैसे बना, कैसे वो हमारे गणित के साथ प्रायिकता का अध्याय सम्मिलित हुआ, कब सम्मिलित हुआ। 20वीं शताब्दी आपको बता दिए हैं, 20वीं शताब्दी से ही सम्मिलित। इसके पहले गणित के सापेक्ष प्रायिकता को नहीं रखा गया था। फिर हम घटना के क्रम में उनके क्रियाकलाप, परीक्षण, घटनाओं के प्रकार का अध्ययन करते हुए घटना पर आधारित सूत्र, प्रायिकता का सूत्र का अध्ययन किए। उन सूत्रों पर कुछ छोटे लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय कहा जाए प्रश्नों का अध्ययन किए। हम पूरक घटनाओं को भी हम लोगों ने जाना है। इसके अंत की कड़ी में जब हम पहुंचते हैं तो देखते हैं एक प्रमुख चीजें जिस पर हमें परीक्षाओं में
वैकल्पिक प्रश्न के रूप में प्रश्न दिए जाते हैं। प्यारे बच्चों, हमने इन्हें नोट के रूप में लिख रखा है, ध्यान से आप देखेंगे। प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है। ध्यान रखें, प्रायिकता का मान, प्रोबेबिलिटी का मान 0 से अधिक और 1 से कम होता है। आगे की ओर बढ़े, प्रायिकता का मान 1 से अधिक कभी भी नहीं होता। कोई हमसे कहे प्रायिकता का मान 1.2, नहीं, गलत है। प्रायिकता का मान हम जानते हैं कि 1 से अधिक होता ही नहीं, इसलिए 1.2 नहीं होगा। तीसरे पर, यदि हमसे प्रायिकता के मान को प्रतिशत में जाना जाना चाहे तो आइए देखते हैं। प्रायिकता का मान प्रतिशत में यदि 0% से 0% से 100% के बीच होता है, 0% से कम नहीं, 100% से अधिक नहीं। अंत की कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, अर्थात प्रायिकता सदैव धनात्मक होती है। उदाहरण रूप में अगर हम जाने कि प्रायिकता का कोई प्रश्न हमसे करता है, प्रायिकता का मान 0.8 -0.8 है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं प्रायिकता का मान ऋणात्मक जब होता ही नहीं तो -0 होने का यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता, अर्थात प्रायिकता का मान अंत में सदैव धनात्मक होता है, इसलिए ऋणात्मक होता ही नहीं। प्यारे बच्चों, इन आज के इस अध्याय में प्रायिकता के पूरे इतिहास को हम लोगों ने जाना। इसके बाद अगली कक्षा में हम लोग इस पर आधारित सैद्धांतिक रूप से प्रयोग, प्रायोगिक रूप से प्रयोग तथा उन पर आधारित छोटे प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्नों को और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन अगली कक्षा में हम लोग करेंगे। धन्यवाद।